हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 12th नंबर का, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है ना, केवल क्वेश्चन का आंसर भर नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया, हम जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को डिटेल समझा गया कि भाई उस टॉपिक के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने समझे, और फिर जो है हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाला। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उन प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं सॉल्व किया है तो एक बार उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका भी अच्छा खासा एक जो है रिवीजन भी होता रहेगा और तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है ना, प्रश्नों के माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ताकि भाई दो चीजें देखो, क्वेश्चन भी एक तैयार होते जाएंगे। ठीक है ना, अभी तक आप ये मान के चलो कि 11 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग कर चुके। ठीक है ना, एक प्रैक्टिस टेस्ट में जो हमारा एक एवरेज रहा है क्वेश्चनों का वो 25, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, जो CUT का आपका पेपर होगा, ठीक है, जिसमें UG का, ठीक है, वो जिसमें आपका जो जर्नल टेस्ट का पार्ट रहेगा, जो थर्ड आपका सेक्शन है जर्नल टेस्ट का, उसमें आपका रीजनिंग, मैथ और जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, जिसमें आपके प्रत्येक पार्ट से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, अब 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको करने हैं 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। ठीक है ना, तो उसमें आपके रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो है पूरा एक सेट तैयार करके किया है 25 क्वेश्चन का, और आप अभी तक 11 प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप यहां से समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग के तैयार कर लिए। तो अगर उतने प्रैक्टिस टेस्ट ही आप सॉल्व कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, तो रीजनिंग उससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही आसान होती है, क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है ना, रीजनिंग केवल एक लॉजिक है, लेकिन हाँ जितना आसान है, ठीक है ना, उतना कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। कब? जब हम चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए जो है रीजनिंग केवल एक लॉजिक है, केवल एक थिंकिंग है। इसलिए जो आप लॉजिक सोचते हैं वही तो रीजनिंग है। रीजनिंग में आप जब पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो टॉपिक आपने पहले पढ़ा नहीं हो, जिस टॉपिक के बारे में आप जानते नहीं हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि यार यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल, तो वो चीज है। रीजनिंग केवल एक थिंकिंग है, एक लॉजिक है जो आप सोचते हैं। रीजनिंग आपके एग्जाम में केवल आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए पूछी जाती है। रीजनिंग तो आप ही क्वेश्चन बना सकते हैं, आप एक बार टॉपिक को क्लियर तो करो। तो यहां पर क्या है, आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी हम लोग जो है डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं, और एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलेगा, इस बात को भी क्लियर रखिएगा। जो भी आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, हर प्रैक्टिस टेस्ट के आपको 2 पार्ट मिलने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में 11 to 12 क्वेश्चन, या किसी में 14 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में भी 11 to 14 क्वेश्चन। ठीक है ना, टोटल आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने में, मैंने कहा ना कि 25 से 26 या 27 क्वेश्चन आपको टोटल जो है मिलते हैं। तो एक अच्छा खासा आपको प्रश्नों की श्रृंखला भी तो तैयार हो रही है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन के माध्यम से कम समय में अच्छी तैयारी, क्योंकि एग्जाम है आपका मई में, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो है कम समय में अच्छी तैयारी आपकी क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से हो सकती है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ही मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ रीजनिंग के। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन 12th प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने।
और ये क्वेश्चन है आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SANCTION इज कोडेड एज XFSHODJI, then in the same code language PROFOUND is coded as। एक निश्चित कोड भाषा में SANCTION को XFSHODJI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में PROFOUND को किस रूप में कोडित किया जाएगा। अब आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब एक चीज जरा समझिए, कोडिंग डिकोडिंग की जब बात आती है तो बात होती है अल्फाबेट की, ठीक है ना। और जैसे ही बात होती है अल्फाबेट की, सबसे पहले बात आती है A to Z की, और जैसे ही बात होती है A to Z की तो बात आती है 1 to 26 की। अब ये बात होती है सर ये 1 to 26 क्या है? 1 to 26 से आपके A to Z की जो प्लेस वैल्यू है, जैसे आप अल्फाबेट पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ते आ रहे, सबको अल्फाबेट पता है, लेकिन अब अल्फाबेट के साथ साथ में आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट का कोड। जैसे A का कोड कितना है 1 और Z का कितना आएगा 26, क्योंकि Z लास्ट में आएगा, शुरुआत में आपका A आएगा, तो 1 to 26 आपके टोटल अल्फाबेट होते हैं। तो अब इन अल्फाबेट के आपको कोड भी याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी बात कोडिंग डिकोडिंग की आती है तो अल्फाबेट में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक अल्फाबेट का कोड जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, और एक अल्फाबेट का अपोजिट, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अगर मैं अल्फाबेट के कोड की बात करता हूं तो जैसे आपको पता है अल्फाबेट स्टार्टिंग कहां से होती है A से, फिर A के बाद क्या आएगा B, फिर आपका C, D, E, फिर आएगा आपका F, ठीक है, फिर आएगा आपका G, H, I, J, K, L, फिर आएगा आपका M, N, O, P, Q, R, S, फिर आएगा आपका T, U, V, W, X, Y, और फिर क्या आ जाएगा आपका Z। अब यहां पर देखिए जरा, A का कोड कितना होता है 1, B का 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G कितना है आपका 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z 26। ओके, तो ये सारी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। स्टार्टिंग कहां से हुई 1 से, लास्ट कहां पे हो गया आपका 26 पे। तो ये प्लेस वैल्यू अब आपको रेंडमली याद होना चाहिए, सीक्वेंस में तो आपको याद है, पता भी है, लेकिन अब आपको रेंडमली याद करना है। इसे आपसे कोई कहता है N तो आप कहेंगे 14, S 19, Q 17। कोड के माध्यम से, इसकी प्लेस वैल्यू के माध्यम से जब आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो हो गए अल्फाबेट के कोड, ठीक है ना। अब इसके अलावा अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है, तो अपोजिट की डिफिनीशन आपको क्लियर रहनी चाहिए। डिफिनीशन कैसे, देखो अल्फाबेट को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 26 को हमने 2 से डिवाइड किया, 26 को जब हमने 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 13। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया A से M, फर्स्ट पार्ट हो गया A से कहां तक आपका M तक, और सेकेंड पार्ट हो गया N से Z तक, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका A से M और सेकेंड पार्ट हो गया आपका N to Z। ओके, अब यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के और सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अपोजिट होता है। कैसे याद रखेंगे, जिन दो अल्फाबेट को आप लेते हैं उन दोनों अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल सम 27 होना चाहिए। तो
तो जिन दो अल्फाबेट के कोड को ऐड करने पर उनका टोटल सम 27 हो जाए, वे अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से आपको एक अल्फाबेट लेना है, एक अल्फाबेट आपको सेकंड पार्ट से लेना है। जैसे फर्स्ट पार्ट से आप शुरुआत से लेंगे और सेकंड पार्ट से आप लास्ट से लेंगे। जैसे देखो, हमने फर्स्ट पार्ट से ए ले लिया और सेकंड पार्ट से हमने जेड ले लिया। ए का कोड कितना है 1, जेड का कितना है 26, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 27। फिर हमने सेकंड से क्या ले लिया, फर्स्ट से ले लिया बी और यहां से ले लिया वाई। तो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, ठीक है ना, एल का ओ, एम का एन। इसलिए कुछ आप वर्ड भी वर्डों के द्वारा याद रख सकते हैं। कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स आप बना लीजिए, खुद से भी आप बना सकते हैं, जिनसे आपको इनके अपोजिट याद रहते हैं। जैसे ए से जेड के लिए हम लोग कहते हैं आजादी। अब आजादी में ए से जेड याद रहेगा, बी से वाई वाई के लिए बाय बाय, सी से एक्स के लिए 6, डी से डब्ल्यू के लिए ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ई हटा दो तो डी से डब्ल्यू याद रहेगा। और इसके बाद आपका क्या था ई से इवनिंग, इवनिंग से ई से वी याद रहता है, फ्यू एफ से यू याद रहता है, या हम उसके लिए उफ भी कहते हैं, उफ ये क्या हुआ, तो यू से एफ तो एफ से यू, ठीक है ना। इसके अलावा आप जीटी रोड याद रख सकते हैं, जीटी रोड जी से टी, हाई स्कूल एच से एस, इंडियन रेलवे आई से आर, ठीक है ना, जैक क्वीन जे से क्यू, लो एल से ओ, मन एम से एन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है, एक का याद रखिए, अब अगर एम का एन है तो एन का एम ही तो होगा। क्लियर है, तो यहां पर जो है दो चीजें आपको याद रखनी है अल्फाबेट में, एक अल्फाबेट का कोड और एक अल्फाबेट का अपोजिट। क्लियर है, कोड या निकालने के कुछ फार्मूले भी होते हैं, लेकिन आपको फार्मूले पर जाना ही नहीं, आपको फार्मूले से दूर दूर तक इसका खत्म कर देना। आपको केवल बार बार इसको पढ़िए, अपने आप सारे कोड याद हो जाएंगे, आप फार्मूले पर मत जाइए। नहीं, एजोटी और सिप्लोरॉक्स होता है जिसके माध्यम से आप कोड निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फार्मूले पर जाए ही ना, आप विदाउट फार्मूला हर अल्फाबेट का कोड याद रखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप क्या करो, एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, एक बार आप खुद से पढ़ लो, अपने आप सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब आते देखिए क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे मेथड। सैंक्शन को देखो इसमें डिकोड कर दिया गया, डिकोड मतलब कोई ना कोई मेथड लगा के डिकोड किया गया होगा, कुछ ना कुछ प्लस या माइनस किया गया होगा, या उसका अपोजिट रखा गया होगा, ठीक है ना। अब ये जो मेथड आपका यहां से निकलेगा, सेम वही मेथड आप प्रोफाउंड में लगा देंगे। जरा देखिए भाई क्या मेथड निकल के आता है। मेथड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका जरा समझिए। तो आपने सबसे पहले सैंक्शन लिख दिया, SANCTION, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे अल्फाबेट लिखिए, क्या लिखे हुए हैं, यहां पे इसको जरा और नीचे लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे जो है यहां से SANCTION, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, इसको डिकोड किया गया है X F, फिर है आपका S, फिर है आपका H, फिर है आपका O, फिर है D, फिर है J, फिर है I। अब देखो जरा, अब इनके जरा कोड लिख लीजिए दोनों के। तो यस का कोड 19, A1, N14, C3, T20 और I9, O15, N14, ओके। इसको देखो जरा, X24, F6, S19, H8, O15, D4, J10 एंड I9। अब जरा देखिए यहां पे क्या मेथड निकल के आता है। 19 का रिलेशन 24 से, देखिए फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से।
अगर यहां से कोई मेथड नहीं निकलता है भाई, जो भी एक मेथड निकलेगा उसकी एक सीरीज बननी चाहिए, एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहां से पैटर्न नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे हम, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, ठीक है ना, क्रॉस में चलेंगे। अगर क्रॉस से भी बात नहीं बनेगी तो फिर हम इसको ग्रुप में डिवाइड करके करेंगे। ये कुछ तरीके होते हैं जिसके आधार पे आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मेथड ये है कि कोड लिखने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से। सर कैसे पता चलेगा कि यहां पे यही रिलेशन लगेगा, तो वहां पर एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, एक कह सकते हैं सीरीज फॉलो होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो, आपने देखा कि 19 का रिलेशन 24 से कैसे आएगा, कितना प्लस करें। अब आप अल्फाबेट भूल जाइए, अब आप नंबर की बात कीजिए। आपने कहा प्लस का 5 कर दें, प्लस का 5 कर दें तो 24 आ जाएगा। यहां देखो 1 से 6 कैसे आएगा, आपने कहा प्लस का 5 कर दीजिए। 14 से 19 कैसे आएगा, प्लस का 5 कर दीजिए। 3 से 8 कैसे आएगा, प्लस का 5 कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो 20 से 15 कैसे आएगा, तो आपने कहा माइनस का 5 कर दीजिए। अब देखो प्लस का 5 था, माइनस का 5। 9 से 4 कैसे आएगा, माइनस का 5। 15 से 10 कैसे आएगा, माइनस का 5। 14 से 9 कैसे आएगा, माइनस का 5। तो देखो यहां से इसको 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। देखो 4 अल्फाबेट इधर है, 4 अल्फाबेट इधर है, इधर 4 अल्फाबेट में प्लस का 5, इधर 4 अल्फाबेट में माइनस का 5। अब अगर आगे बात बढ़ेगी तो फिर से जो है आप क्या करेंगे, प्लस का 5 कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब जरा सेम यही सेम मेथड आप प्रोफाउंड में लगा दीजिए। देखिए PROFOUND। अब जरा इसके कोड लिख लीजिए। P का कोड कितना होता है बच्चा, 16, R का 18, O15, F6, O15, U21, N14 एंड D4। 4 के इनको ग्रुप में डिवाइड दीजिए, 1 2 3 4। यहां से आपने लाइन खींच दिया, ठीक है ना। इधर के 4 अल्फाबेट में प्लस का 5 है, उधर के 4 अल्फाबेट में माइनस का 5 है, ठीक है। जरा लगा दीजिए, देखिए प्लस का 5 तो 16 प्लस 5 21 हो जाएगा U का कोड। 18 प्लस 5 23 होता है W का कोड। इसके बाद 15 प्लस का 5 20 होता है T का कोड। 6 प्लस 5 11 होता है K का कोड। देखो UWT के अब देखो ऑप्शन आपका B नहीं हो सकता, ऑप्शन C नहीं हो सकता, नहीं ऑप्शन जो है आपका D नहीं हो सकता, ऑप्शन D नहीं हो सकता। अब A और C में कोई एक सही होगा। आगे जरा देखिए, माइनस करना इधर, तो माइनस का 5 तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे J आएगा। 21 माइनस 5 16, तो यहाँ पे P आएगा। 14 माइनस 5 तो 9 यहाँ पे I आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का 5। अब यहाँ पर बात है सर 4 में माइनस का 5 कैसे करेंगे, तो भाई अल्फाबेट आपकी एक राउंड अप में होती है। Z के आगे A मिलेगा, A के पीछे Z मिलेगा, तो A के पीछे जब आप Z के लिए जाएंगे, देखो आपका जो है D में माइनस का 5 करना है, तो D चला गया, C चला गया, B चला गया, A चला गया, Z चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे Y बचेगा। क्या बचेगा, Y। माइनस का 5 ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और है करने का, वो तरीका क्या उसको जरा समझ लीजिए। टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, आपको D में माइनस का 5 करना है। 26 में पहले 4 ऐड कर दीजिए। 26 में सर 4 कहां से आया, D का कोड, ठीक है ना, तो 26 प्लस 4 30 हो जाएगा। 30 में माइनस का 5 कर दीजिए, 25 आ जाएगा, आपका Y आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखो PIY, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका C जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में PIY आएगा, PIZ नहीं आएगा, तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, देखिए किस टॉपिक से आपका पूछा गया है, ठीक है। In a certain code language, round is written as tall, tall is written as red, red is written as wood, wood is written as bread, and bread is written as swell. What do we eat in breakfast?
एक निश्चित कोड भाषा में गोल को लंबा लिखा जाता है, लंबे को लाल लिखा जाता है, लाल को लकड़ी लिखा जाता है, लकड़ी को रोटी लिखा जाता है और रोटी को मिट्टी लिखा जाता है। तो हम नाश्ते में क्या खाते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है कि जो है शब्दों की कोडिंग शब्द प्रतिस्थापन के द्वारा, जो आप वर्ड की जो कोडिंग करेंगे वो वर्ड के रिप्लेसमेंट के द्वारा करेंगे। मतलब यहां पर देखो क्या है, जैसे दो चीजों को ध्यान देना है। पहली बात कि जो आपका आंसर आएगा उसको उसके जो उसमें क्वेश्चन में उसको जिसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा वो उसका आंसर आपको देना है। दूसरी बात, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। कैसे? देखो जरा, राउंड को क्या लिखा गया है? आपने कहा राउंड को लिखा गया है, राउंड को क्या लिखा गया है? तो आपने कहा राउंड को लिखा गया है टॉल। टॉल, टॉल को क्या लिखा गया है? टॉल को लिखा गया है आपका रेड, ठीक है ना। टॉल को क्या लिखा गया है? रेड। रेड को क्या लिखा गया है? रेड को लिखा गया है आपका वुड। रेड को क्या लिखा गया है? वुड। वुड को क्या लिखा गया है? ब्रेड। वुड को क्या लिखा गया? आपने कहा ब्रेड। अब ब्रेड को क्या लिखा गया है? ब्रेड को लिखा गया है सोयल। ब्रेड को क्या लिखा गया है? सोयल, ठीक है ना। ब्रेड को लिखा गया है सोयल, ठीक है ना। ब्रेड को क्या लिखा गया है? सोयल, ठीक है। अब देखिए अगर सोयल की बात करें, सोयल को कुछ नहीं लिखा गया। अब आपसे पूछा गया कि ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं। भाई लकड़ी तो खाएंगे नहीं, ठीक है ना, और सोयल तो खाएंगे नहीं। हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं। और ब्रेड को क्या कहा गया है? ब्रेड को सोयल कहा गया है। ब्रेड इज रिटन एज सोयल, इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोयल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रिप्लेस करना है जो आप, अब ये चीज आपसे क्वेश्चन पहले से दी गई है। देखो यहाँ पे ब्रेड को क्या लिखा गया? सोयल कहा गया। तो ब्रेड को सोयल के द्वारा क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। पहले उसका जो है रियल देखिए कि भाई है क्या, और उसको किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है वो देख लीजिए, उसका आंसर दे दीजिए। जैसे भाई ब्रेकफास्ट में हम रोटी खाते हैं, रोटी को सोयल के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सोयल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस टॉपिक से भाई पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू आर 15 and 21 ईयर रिस्पेक्टिवली, what will be the respective ratio of the ages of P and Q after 6 year? P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः 15 और 21 वर्ष है, और 6 वर्ष बाद P और Q की आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑन एज से, आयु पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है आप मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी आपसे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन एज से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो प्रॉब्लम्स ऑन एज जो है कैसे क्वेश्चन करना है जरा उसको समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आज आपकी एज 15 ईयर है, प्रेजेंट में आपकी एज 15 ईयर है, आफ्टर 5 ईयर क्या होगी आपकी एज, और बिफोर 5 ईयर क्या थी आपकी एज। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर बात की कि भाई ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट में आपकी एज जो है वो 15 ईयर है, ठीक है ना। अगर मैं इधर जाता हूं तो आफ्टर की बात करूंगा, इधर जाऊंगा तो किसकी बात करूंगा? आफ्टर की बात करूंगा, आफ्टर। और इधर जाऊंगा तो मैं बात करूंगा बिफोर की, इधर मैं बात करूंगा बिफोर की, ठीक है ना। अब जरा देखो भाई, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। अब आपकी अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट एज 15 है, आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी? तो आफ्टर 5 ईयर में क्या करूंगा मैं? प्लस का 5, मतलब आफ्टर 5 ईयर में मेरी एज 20 ईयर हो जाएगी। अच्छा, बिफोर 5 ईयर क्या थी आपकी एज? अगर बिफोर 5 ईयर बात करूंगा तो माइनस का 5 मतलब 10 वर्ष थी। बात मेरी समझ में आ रही है?
आफ्टर में आप हमेशा क्या करते हैं प्लस, बिफोर में क्या करते हैं आप माइनस। भाई आज आप हो गए ना 15 साल के, तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? तो आपने कहा 10 वर्ष के। 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे? आप कहेंगे 20 वर्ष के, क्योंकि हर बार हर साल 1 साल एज बढ़ेगी। वही चीज यहां पर भी है। P और Q दो व्यक्ति हैं, P और दूसरा है Q। इनकी जो एज दी गई है प्रेजेंट एज, वो दी गई है 15 और 21। इसकी है 15 और इसकी है 21। कह रहा है कि इनकी एज का रेशियो क्या होगा आफ्टर 6 ईयर। तो अब बात यहां पे आफ्टर की हो रही है, तो यहां पर भी प्लस का 6 होगा और यहां पर भी प्लस का 6 होगा। तो 6 वर्ष बाद इसकी एज हो जाएगी 21 और इसकी एज हो जाएगी कितनी आपकी 27। कितनी हो जाएगी? इसकी P की हो जाएगी 21 और Q की हो जाएगी 27, क्योंकि भाई 15 प्लस का 6 21, 21 प्लस का 6 27। तो अब इनकी एज का रेशियो कितना होगा? इनकी एज का जरा रेशियो देख लीजिए। ये है 21 और इसकी एज है 27। आफ्टर 6 ईयर है। जब आफ्टर की बात है तो प्लस का हुआ, अगर बिफोर होता तो माइनस का होता। क्लियर है? अब जरा देखो भाई, यहां पे जरा इनको कट करो। किससे? 3 से। तो 3 तरह का नहीं 3 सते 21, 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 9 27, तो 7:9 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी से नहीं घटेगा। और रेशियो में एक खासियत होती है कि दोनों नंबर एक ही नंबर से जब डिविजिबल होंगे तभी हम रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा रेशियो डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे देखो 7:9 है। अब 9 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 7 3 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए अब ये रेशियो डिवाइड नहीं होगा। 7:9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अक्वायर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए ये कुछ आपको जो है इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या करना है? क्रम में लगाना है। अब इस तरह डिक्शनरी का क्रम क्या होता है? तो जैसे आप पढ़ते हैं अल्फाबेट A to Z, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। कभी आपने डिक्शनरी तो जरूर देखी होगी। डिक्शनरी में देखिए, अगर आपको ए वर्ड देखना है तो ए से जो स्टार्ट होता है तो आपको ए वाले सेक्शन में मिलेगा, बी वाला बी में मिलेगा, सी वाला सी में मिलेगा। तो वही चीज यहां पर भी है। इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाना है? देखो ये इनका क्रम दिया गया है ABCD में। आपको पता नहीं इसमें से कौन सा आपका सही है क्रम, ठीक है ना? ये जो क्रम दिया गया है इनकी इस नंबर के आधार पे दिया गया है 1 2 3 4 5। अब लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका जेड। तो उसी प्रकार से यहां पे देखो, सबसे पहला काम इन वर्डों के अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है। इन वर्डों का अर्थ क्या है इससे आपको कोई जो है सरोकार नहीं है। अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना, अर्थात इनके मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इनके अल्फाबेट से। जैसे सबसे पहला काम, इनमें जो अल्फाबेट सब में कॉमन है, जो अल्फाबेट इन पांचों में कॉमन है वहां तक पहले क्रॉस लगा दीजिए। जैसे देखिए पी यहां भी है, पी यहां भी है, पी यहां भी। अब पी यहां तो पी ए है, यहां देखिए पी ए है, लेकिन यहां पी ओ है, यहां पी आर है, यहां पी आई है। तो केवल पी सब में कॉमन है, तो पी जो कॉमन है उसमें आपने क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। अब पी के जब आगे आप बढ़े, देखो यहां पे आपको ए मिला, यहां भी ए मिला, यहां ओ, यहां आर, यहां आई। तो 4 अल्फाबेट आपको मिले। कौन कौन से मिले देखें जरा। आपको ए मिला, आपको ओ मिला, ओ के बाद आपको आर मिला और आपको आई मिला। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं अल्फाबेट के क्रम की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा? इनमें ए आएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो आपने कहा सबसे पहले अगर मैं इनके क्रम की बात करूं तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद आई आएगा,
आई के बाद ओ आएगा, सबसे लास्ट में आर आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, फिर से जरा मेरी एक बात समझिएगा। ए 2 में है, ए 2 में आया है, पहले में और दूसरे में ए आया है। अब ये दोनों वर्ड आपके पहले और दूसरे नंबर पर ही रहेंगे, लेकिन अब बात आती है सर पहले में कौन रहेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। तो मैंने कहा भाई दोनों में ए है, अब ए के जरा आगे बढ़ो, ठीक है ना भाई, ए दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसके जरा आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़े, देखो यहाँ पे ए के, तो यहाँ पे आपको पी मिला, यहाँ पे आर मिला। अब आप मुझे बताएं कि पी और आर में पहले कौन आएगा, पी और आर में पहले कौन आएगा। आपने कहा पहले पी आएगा, बाद में आर आएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे, ये आ जाएगा आपका सेकंड पे, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है। दोनों में ए कॉमन था, हम ए के आगे बढ़ गए। ए के जब आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे पी मिला, यहाँ पे आर मिला। पी आर में पहले पी आएगा, बाद में आर आएगा, तो पहले जब पी आएगा तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा। अब जरा देखो ओ आर और आई ये तीनों में एक एक बार आए हैं, बाकी ये कहीं भी कॉमन नहीं है। देखो ए 2 में आया था, बाकी ये तीनों में आप अलग अलग आए हैं। तो आई आएगा, ए के बाद फिर क्या आएगा आई, तो यहाँ पे हो जाएगा ये थर्ड नंबर पे। आई के बाद फिर आएगा आपका जो है ओ, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर पे, और सबसे लास्ट में जाएगा आपका आर, तो ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे। बात समझ में आई भाई। पहले हमने क्या किया, शुरुआत से स्टार्ट किया। शुरुआत में सब में पी कॉमन था, हमने पी में क्रॉस लगा दिया जहां तक कॉमन था। अगर आगे भी जहां तक सब में कॉमन होता वहां तक हम क्रॉस लगा देते। अब पी के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ ए मिला, यहाँ ए मिला, यहाँ ओ मिला, यहाँ आर, यहाँ आई, हमको 4 अल्फाबेट मिले, ए ओ आर आई। आप कहेंगे वर्ड तो 5 हैं, अल्फाबेट आप 4 लिखे हैं, तो ए 2 में आया है ना, ए जो अल्फाबेट है वो 2 वर्ड में आया है, इसलिए यहाँ पे ए को मैंने अकेला लिखा। अब देखो सबसे पहले ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। अल्फाबेट के आधार पे तो लगाना है। तो अब ए दोनों में कॉमन था, तो ए के हम और आगे बढ़े, तो यहाँ पे पी था, यहाँ आर, तो पहले पी आएगा ये फर्स्ट नंबर पे, फिर आएगा आर आएगा तो ये सेकंड नंबर पे। अब थर्ड पे क्या आएगा, तो आई आएगा। अब देखो ओ आर और आई ये तीनों में सिंगल सिंगल आए हैं, ठीक है ना, ये कहीं भी 2 जगह नहीं है कोई भी अल्फाबेट। तो पहले आई आएगा तो ये तीसरे पे हो जाएगा, फिर आपका ओ आएगा तो ये चौथे पे हो जाएगा, सबसे लास्ट में आपका आर आएगा तो ये 5वें नंबर पे होगा। अब देखिए इनका लॉजिकल सीक्वेंस जरा देखिए क्या बनेगा। तो आपने कहा सबसे पहले पहला नंबर आएगा, फिर सेकंड पे दूसरा आएगा, फिर थर्ड नंबर पे 5वां आएगा, फिर फोर्थ नंबर पे आपका तीसरा आएगा, और फिफ्थ नंबर पे आपका फोर्थ आएगा। तो 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो इस प्रकार से जो है आप वर्डों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आए उनके मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना। क्लियर है, डायरेक्ट अल्फाबेट की बात करनी है, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, नंबर सीरीज से, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर सीरीज दी गई है 104, 52, 26, 13, 6.5, क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बात अगर हम सीरीज की करते हैं तो सीरीज 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। बात अगर हम सीरीज की करें, ठीक है ना, तो सीरीज 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला प्रकार आपका होता है नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज, और दूसरा प्रकार होता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है ना। 2 प्रकार से सीरीज हम पढ़ते हैं, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, ठीक है ना। नंबर सीरीज में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न, एक मेथड वहां पे लागू होना चाहिए, एक पैटर्न लागू होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो 104 लिखा था, लास्ट में आपका 6.5 आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब सीरीज एक छोटे छोटे अंतराल में बढ़ती है
ठीक है ना, एक समान अंतराल में बढ़ती है तो वहां पे क्या है, तो कुछ प्लस होता है तो कुछ माइनस होता है। अगर बढ़ रही है तो प्लस होगा, घट रही है तो माइनस होगा, ठीक है ना। अगर सीरीज एक मतलब एक असामान्य तरीके से बढ़ती है तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और अगर सीरीज एक असामान्य तरीके से घटती है तो वहां पर आपका क्या होगा, डिवीजन होगा। अब देखो यहां पे 104 था, लास्ट में पहुंच गया आप 6.5 पे, तो सीरीज जो है एक असामान्य तरीके से घट रही है, तो फिर यहां पे क्या होगा, डिवीजन होगा। अब आपका जो भी यहां पे मेथड लगेगा, पैटर्न लगेगा, वो सेम लगेगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान देना होता है, और जो पैटर्न लगेगा उसके आधार पे क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो दिया है मुझे 104, फिर दिया गया आपका 52, फिर दिया गया है 26, फिर दिया गया है आपका 13, फिर दिया गया है 6.5। आगे यहां पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखो जरा, अगर मैं 104 में अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगर फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 26 2 जा होता है आपका 52। फिर से अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 13। फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 6.5। अगर फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा हो जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो डेसिमल आ जाएगा आपका 3.25, ठीक है भाई। 2 3 जा 6 हो गया, डेसिमल के बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो जाएगा आपका 3.25। कितना आ जाएगा, 3.25। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है सीरीज टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है ना। इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन which one of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों में से कौन सा अक्षर दिए गए अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। अब आपको यहां पर एक स्मॉल लेटर की सीरीज दी गई है, तो अब एक चीज बात आती है कि जब बात सीरीज की होती है तो सीरीज दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज। जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है हम बात करते हैं 1 to 26 की, भाई बात होती है A to Z की, तो बात होती है 1 to 26 की। लेकिन यहां पर जब भी रिपीटेड सीरीज से, जब भी स्मॉल लेटर सीरीज से आपको जो है सीरीज के क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉल लेटर से या रिपीटेड सीरीज, तो यहां पर हम जो है अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करते। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप सीरीज के द्वारा ही इसको फिल कर लें, या फिर इसको नंबर ऑफ टर्म काउंट करके उसको जो है एक ग्रुप में डिवाइड कर लें। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो सीरीज आपको क्या दी गई है, आपने कहा दिया गया है डैश, फिर है आपका BC, फिर है आपका BC AB, फिर देखो यहां पे डैश, फिर है ABC, फिर है डैश, फिर है B, फिर है डैश। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे फिल किया जाएगा वो बताना है। अब यहाँ पे अगर देखो मैं बात करूं, अगर मैं इसी सीरीज के माध्यम से इस सीरीज को अगर फिल करता हूं तो यहाँ पे देखो 3 चीजें, 3 अल्फाबेट यूज हुए हैं, एक A यूज हुआ है, एक B यूज हुआ है और एक C यूज हुआ है। 3 अल्फाबेट यूज हुए हैं A B C, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पे A B C का पूरा एक पैटर्न दिया गया है। अगर इस पैटर्न को मैं यहां पर भी लागू करूं और यहां पे अगर मैं A फिल कर देता हूं तो देखो ABC का पैटर्न पूरा हो गया। आपने कहा A है B है, यहां पे C कर दीजिए तो ABC यहां पर भी आ जाएगा। यहां पर भी ABC दिया गया है, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C, तो क्या फिल किया आपने AC। अब देखो क्या ये ऑप्शन में दिया गया है क्या, अगर ये ऑप्शन में दिया गया तो आपका आंसर सही है। पहला ही ऑप्शन AC है, इसलिए आपका ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। या फिर इसको आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करके उसको ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। जैसे नंबर ऑफ टर्म अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3 अल्फाबेट आए हैं A B C, तो 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए।
तो पहले में ABC ABC ABC, ये एक देखो लगातार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी रिपीटेड सीरीज से बात होती है, हम बात केवल अल्फाबेट की करते हैं, वहां पे अल्फाबेट के कोड के माध्यम से इनको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, भाई कौन सा अल्फाबेट किस सीरीज के पहले या बाद में आया है, उस अल्फाबेट में जो दिया गया अल्फाबेट है, ठीक है ना। या फिर नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए और फिर आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये जो है आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्लासिफिकेशन से। किससे पूछा गया है? क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक आपका होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एक होता है आपका नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और एक होता है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से। किससे पूछा गया है? अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। अब अल्फाबेट की जब भी बात आती है तो बात होती है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की आती है बात होती है 1 to 26 की। तो भाई कोड तो सारे आपको मैंने बता दिए, आपको लर्न भी करवा दिए, आपको बहुत सारे कोड याद भी हो गए होंगे, जैसे A1 B2 C3 D4 E5, ठीक है ना, और F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15, ठीक है, P16 Q17 R18 S19, ठीक है, और T20 U21 V22 W23 X24 और Y25 और Z26। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्लासिफिकेशन में क्या है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 में से 3 अपने आप में एक ग्रुप बनाते हैं। वो किस आधार पे, ये आपको देखना। एक कोई है जो उनके ग्रुप में नहीं आता, जो उनसे अलग है। जैसे पहले में दिया गया QP। अब देखो QP की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका भाई PQ हो जाएगा, क्योंकि पहले P आएगा बाद में Q आएगा। तो QP कैसे लिया गया? रिवर्स लिया गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं DC, तो आपने कहा ये भी रिवर्स लिया गया, क्योंकि ये CD होता है, DC लिया गया। फिर इसी प्रकार अगर मैं बात करूं XY, देखो अब यहां पे देखो ML भी तो इसी प्रकार से लिया गया। ये LM होता है तो इसको ML, लेकिन ये देखो सीधे, ये एकदम सीधे ऑर्डर में लिया गया, X के बाद Y। तो ये तीनों अपने आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। किस आधार पर? उनके क्रम के आधार पे। जैसे यहाँ पे देखो ये भी रिवर्स लिया गया। अब एक PQ होता है तो QP लिखा है वहां पे, ये CD होता है तो DC लिखा है, LM होता है तो ML लिखा है। तो ये तो XY सीधा लिखा हुआ है ना, इसलिए ये इनके क्रम में नहीं आता, ये इनके ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। जो XY है उसको जो लिखने का क्रम है वो सीधा है, बाकी जो आपके लिखे हुए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। भाई PQ होना चाहिए तो QP लिखा है, CD है तो DC लिखा है, LM है तो ML लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 8th नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है लॉजिकल वेन डायग्राम से। किससे पूछा गया है? किस टॉपिक से? लॉजिकल वेन डायग्राम से। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग द गिवन क्लासेस। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब ये कुछ आपको क्लासेस दिए गए हैं, ठीक है ना, और आपको बताना है इनमें ABCD में से कौन सा डायग्राम इनके बीच के बेस्ट रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अब आपको देखो यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन है लॉजिकल वेन डायग्राम से, जिसमें हम सेट्स के माध्यम से वर्डों के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे आपको दिए गए वर्ड हरियाणा, चंडीगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। अब इनके बीच क्या रिलेशन है, पहले आपको ये सोचना है। 3 वर्ड हैं, देखो 3 सेट बने हैं।
अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे इस सेट का क्या मतलब है, ये दोनों में कुछ का रिलेशन है, ये इनसे बिल्कुल अलग है। इसका रिलेशन है कि एक जो है पूरा का पूरा दूसरे के अंतर्गत है, और तीसरे का रिलेशन इसमें कुछ का है। तीसरे का ये है कि भाई एक के अंदर दोनों हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि भाई ये हो गया आपका, अगर उत्तर प्रदेश उसके अंदर हरियाणा, उसके अंदर चंडीगढ़, आपने कहा नहीं। तो और तीसरे का क्या मतलब है, चौथे का क्या मतलब है कि भाई एक के अंदर एक पूरा है और एक इससे बिल्कुल अलग है। तो अगर हम इन तीनों वर्डों की बात करें तो भाई यूपी और हरियाणा अर्थात उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है ना। और जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की कैपिटल है, तो जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा के अंतर्गत आएगा, और यूपी का इन दोनों से कोई लेना देना, यूपी इनसे अलग है, ठीक है ना, अलग स्टेट है। तो देखो यहां पे कौन सा आंसर होगा, आपके दिमाग में चीज क्लियर हो गई होगी। तो जब भी कोई भी वर्ड आपको दिए जाते हैं, पहले उनके बीच क्या रिलेशन है, इस चीज को आपको दिमाग में क्लियर करना है और फिर देखना है। जैसे आपने यहां पे देखा कि भाई चंडीगढ़ हरियाणा के अंतर्गत आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो इन दोनों से अलग है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी हो जाएगा। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, देखो कैसे, देखिए ये हो गया हरियाणा, ये हो गया एच से हरियाणा, और ये हो गया चंडीगढ़। सी से क्या हो गया आपका चंडीगढ़, और ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा जो डी में बना है कि भाई चंडीगढ़ हरियाणा के अंतर्गत आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश इन दोनों से अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका किस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है एनालॉगी से। किस टॉपिक से, एनालॉगी टॉपिक से, ठीक है ना। एनालॉगी को हम लोग जो है सादृश्यता परीक्षण भी कहते हैं, एनालॉगी टेस्ट, ठीक है। एनालॉगी, एनालॉगी अर्थात सादृश्यता परीक्षण, एनालॉगी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। यह भी आपका 3 टाइप में आता है, आपका वर्ड एनालॉगी, ठीक है ना, नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और अल्फाबेट एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और आपका अल्फाबेट एनालॉगी, ठीक है ना। देखो हर जगह अल्फाबेट आ रहा है, जहां भी अल्फाबेट आएगा हर जगह A to Z की बात होगी, A to Z की बात होगी तो 1 to 26 की बात होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉगी से पूछा गया है, ठीक है, शब्द सादृश्यता से पूछा गया है। एनालॉगी में क्या है कि दोनों तरफ के पड़े बराबर होने चाहिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट इधर लगेगा सेम वही कॉन्सेप्ट इधर लगेगा, ठीक है ना। बीच में ये लगा होता है बराबर का चिन्ह। जैसे यहां पर देखिए लीवर का ऑर्गन से क्या रिलेशन है, तो आपने कहा कि लीवर एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है अर्थात शरीर का एक अंग है, ठीक है। यकृत क्या है, शरीर का एक अंग ही तो है। तो आपने कहा सिंपल सी बात है, जब लीवर ऑर्गन है तो अर्थ क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने कहा अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है ना। अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है। लीवर ऑर्गन है तो अर्थ आपका एक प्लेनेट है। तो यहां पे जो आंसर है वो आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, लीवर आपका ऑर्गन है, अर्थ क्या है, प्लेनेट है, ठीक है। यकृत शरीर का अंग है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। राउंड मत लगा दीजिएगा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। लीवर अंग है तो पृथ्वी गोल है, ये नहीं, ठीक है ना। पृथ्वी एक प्लेनेट, भाई बात हो रही है उस शरीर के अंग की। तो जिस प्रकार से यकृत आपके शरीर का एक अंग है, उस प्रकार से प्लेनेट आपका एक ग्रह है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है एनालॉगी से लिया गया, और ये क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉगी से लिया गया, ठीक है ना। मैंने बताया 3 प्रकार से एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड एनालॉगी और आपका नंबर एनालॉगी और अल्फाबेट एनालॉगी। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉगी से है। अब देखो जो है यहां पर क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। अब यहां पर दिया गया आपको 100 का रिलेशन किससे, 100 का रिलेशन 121 से, उसी प्रकार से 36 का रिलेशन किससे होगा,
तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर देखूं, अब देखो 1 to 30 स्क्वायर जिसको याद है वो क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। 1 to 20 या 1 to 30 जिसको याद है, 1 to 10 भी जिसको याद है वो भी कर लेगा, ठीक है ना। 1 to 20 जिसको याद है वो भी कर लेगा। अब देखो भाई 1 to 20 के चूंकि 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं तो देखो ये है आपका 10 का स्क्वायर, आपने कहा बिल्कुल, ये है 11 का स्क्वायर, तो आपने कहा ये है फिर 6 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे बात करूं देखो 10 के बाद ये 11 है, 10 के बाद यहां पे 11 है, तो यहां 6 के बाद क्या होना चाहिए 7। बात मेरी समझ में आ रही है। 10 के बाद यहां क्या देखो ये 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, अर्थात 10 के बाद क्या लिया गया 11, तो 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर, तो 6 के बाद क्या लिया जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो देखो दोनों तरफ के पलड़े बराबर हो गए ना, जो कॉन्सेप्ट इधर लगा सेम वही कॉन्सेप्ट हमने इधर भी लगा दिया, जो कॉन्सेप्ट आपका इधर लगाया गया सेम वही कॉन्सेप्ट इधर लगा दिया गया। तो दोनों तरफ के पलड़े क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। एनालॉजी का मेन यही कॉन्सेप्ट है कि जो तरीका आपने इधर लगाया सेम वही तरीका आप इधर लगा दीजिए। क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 49, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 10 के बाद 11, तो 6 का स्क्वायर आगे 6 का 7 लिया जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है किस टॉपिक से, ये क्वेश्चन लिया गया आपका मिसिंग नंबर से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द अल्फाबेट विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से उस अक्षर का चयन करें जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, यहाँ पे स्थान होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, स्थान पर रखा जा सकता है। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फाबेट रखा जाएगा, MPQQS। तो यहां पर आपको क्या देखना है भाई, मिसिंग नंबर जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको कोई ना कोई डायग्राम बना होता है, उस डायग्राम में आपके नंबर हैं, अल्फाबेट हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो यहां पे P है, यहां पे F है, यहां पे 22 है, यहां पे G है, यहां पे N है, यहां पे 21 है, ये J है, ये E है, ये 15 है, K है, क्वेश्चन मार्क 27। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका ये आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आया, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। तो जो तरीका लगेगा सब में सेम लगेगा। और जब भी बात, मैंने शुरुआत में बात कही, जब भी बात अल्फाबेट की आती है हम अल्फाबेट के कोड के माध्यम से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं तो P का कोड कितना है, आपने कहा P है और आपने कहा यहां पर F है, तो आपने कहा P का कोड 16 है, F का कोड 6 है। अगर मैं इन दोनों के कोड को आपस में जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 22। और देखो यहाँ पे 22 रखा भी है। इसी प्रकार से अगर यही सेम रूल जरा अगले में लगे, क्या लग रहा है क्या, आपने कहा यहाँ पे G है और यहाँ पे N है, G का कोड 7 है, N का 14 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 21 आना चाहिए। क्या 21 यहाँ पर दिया गया है, आपने कहा बिल्कुल दिया गया है। जरा JE में देख लो, J इसके बाद E, तो यहाँ पर देखो अगर बात करें तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे देखो 10 + 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 भी दिया गया है। तो अब K का कोड है 11, 11 में कितना ऐड कर दें कि 27 हो जाए, 11 में कितना ऐड कर दें कि 27 हो जाए, आपने कहा 11 में आप P का कोड ऐड कर दीजिए, अर्थात 16 ऐड कर दीजिए। तो जब 16 आप ऐड करेंगे 11 + 16 तो ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा 27। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, 27 से आप 11 को माइनस कर दीजिए, तो 27 - 11 कितना आ जाएगा आपका 16।
तो 16 ऐड करने पे 27 आ जाएगा, और 16 किसका कोड होता है? P का, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? ऑप्शन P आपका अल्फाबेट आएगा। तो जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हमेशा आप उसके कोड के द्वारा उसको सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, आपको यहां पर क्या करना है? ये क्वेश्चन आपका जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, अर्थात आकृतियों की गिनती। और क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 4 हैं, 6 हैं, 5 है कि 7 हैं? तो इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, बहुत आसान सा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है? काउंटिंग ऑफ फिगर से। ये पूछा गया है काउंटिंग ऑफ फिगर से, और इसमें आपको काउंट करना है, इसमें आपको काउंट करना है क्या? ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। और कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? और जरा देखिए कोई इनको मिल करके ट्रायंगल बनेगा क्या? क्या जो है इन दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं। क्यों? उसका एक रीजन जरा समझिए। देखिए यहां पर आप इस प्रकार से समझ लीजिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस प्रकार समझिए, देखिए ये एक स्क्वायर है इस प्रकार से, और उसमें एक विकर्ण इस प्रकार से खींच दिया गया ये। अब इसमें 2 ही तो ट्रायंगल बनेंगे। अगर यहां पर मैं, अगर यहां पे इसको मैं एक साथ में और बढ़ाता, अगर यहां से इस प्रकार से ट्रायंगल खींचता तो ये ट्रायंगल बन जाता। लेकिन ये जो इससे जुड़ा हुआ जो आपका है, वो जो जुड़ा हुआ आपका जो है यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है, उसमें इस प्रकार से नहीं ये विकर्ण खींचा गया, उसमें इस प्रकार से खींचा गया। तो जब इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं, तो भाई 1 से 2 ही आपके जो है ट्रायंगल बनेंगे। तो 2 पहले से, 2 दूसरे से, 2 लास्ट से, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है, जिसे हम पिक्चर रीजनिंग भी कह सकते हैं, या तो नॉन वर्बल या फिर पिक्चर रीजनिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन फिगर है और ये 4 आंसर फिगर हैं। ए बी पर एक आपका क्या रखा गया है? मिरर रखा गया है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी इसकी सही मिरर इमेज बने होगी। तो देखो बात, अगर हम मिरर की बात करते हैं, एक आपका होता है मिरर इमेज और एक होती है वाटर इमेज। वाटर इमेज आपके हॉरिजेंटल मिरर के समान होती है। तो बात अगर मिरर की करते हैं तो मिरर तो एक ही होता है, उसको रखने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तरीका होता है वर्टिकल, अगर मिरर कभी इस प्रकार से रखा जाता है तो ये तरीका है आपको मिरर को रखने का वर्टिकल। ये वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना, वर्टिकल। और अगर मिरर इस प्रकार से रखा जाता है, अगर मिरर इस प्रकार से रखा जाता है तो ये मिरर है आपका हॉरिजेंटल। अगर मिरर इस प्रकार से रखा जाता है तो ये रखा गया है मिरर आपका जो है हॉरिजेंटल, ठीक है ना। कैसे रखा गया है? हॉरिजेंटल। अब एक चीज जरा समझ लीजिए, अगर मिरर वर्टिकल रखा है, अगर मिरर वर्टिकल रखा है तो लेफ्ट बदलता है, लेफ्ट बदलता है राइट से, लेफ्ट बदलता है राइट से, और राइट बदलता है लेफ्ट से, राइट बदलता है लेफ्ट से, ठीक है ना। लेफ्ट बदलता है राइट से और राइट बदलता है लेफ्ट से। लेकिन अप एंड डाउन में, अप एंड डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना।
लेफ्ट बदला, अर्थात अगर आपका वर्टिकल मिरर रखा है तो बायां बदलेगा दाएं से, दायां बदलेगा बाएं से, लेकिन ऊपर और नीचे के भाग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मिरर रखा है हॉरिजेंटल तो ध्यान रखिएगा, अब बदलेगा डाउन से, अब बदलेगा डाउन से, और डाउन बदलेगा अप से, और डाउन बदलेगा अप से, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लेफ्ट एंड राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए दूसरी बात और ध्यान सुन लीजिएगा, अगर कोई भी मिरर आपके इसमें ना दिया गया हो, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल मिरर की, ठीक है। अगर कोई भी मिरर आपका नहीं दिया जाता, इतना कहते इस आकृति का मिरर इमेज क्या होगा, तो आप सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल मिरर की, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब जरा देखो भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कहा कि भाई अब ये जो मिरर है वो वर्टिकल रखा गया है, तो लेफ्ट बदलेगा राइट से, राइट बदलेगा लेफ्ट से, ठीक है ना, ऊपर नीचे की आकृति नहीं बदलेगी। अर्थात अब देखो एक चीज और आप याद रखें, जो पास में है वो पास होगा, जो दूर है सो दूर जाएगा। जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर है तो दूर जाएगा। अब इस मिरर के नजदीक में दो है ना, तो दो आपके इसके नजदीक आएगा। अब देखो दो का भी लेफ्ट राइट बदलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो दो की तरह नहीं दिखाई पड़ेगा, दो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो यहां पे जो दो है ना, दो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा। 3 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से है ना, तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। 4 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये इधर और ये इधर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। 4 आपको इसी पर दिखाई पड़ेगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा इस प्रकार से, ये इधर ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो किसमें दिया गया है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि अप डाउन नहीं बदलेगा, 4 अभी भी ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, बस उसका लेफ्ट राइट बदलेगा। सेकंड भी नहीं होगा। जरा सी और डी में देखो, तो डी तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 4 बदला ही नहीं। डी आंसर, क्योंकि देखो 4 बदलेगा ना, 4 का लेफ्ट राइट बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, और यहां तो बदला नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप उसको बताइए जो आंसर नहीं है, उन डायग्राम्स को आप बाहर कर दीजिए, जो आंसर वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। देखो इसमें से ना ए हो सकता ना बी हो सकता, क्योंकि मुझे पता है अप डाउन तो बदलेगा नहीं, तो ए तो बी, ए और बी तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 4 का आपका लेफ्ट राइट बदलना चाहिए, यहाँ पे 4 का लेफ्ट राइट बदला ही नहीं, इसलिए आंसर सी डी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मिरर और वाटर इमेज की क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपका हॉरिजेंटल मिरर वाला लगता है। हॉरिजेंटल मिरर का इमेज और वाटर इमेज एक समान होते हैं, ठीक है ना। वाटर इमेज में भी आपका अप डाउन बदलता है, लेकिन लेफ्ट राइट में कोई चेंजमेंट नहीं आता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, ये भी पिक्चर रीजनिंग से आपसे पूछा गया है। 14th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अब यहां पर देखो आपको जो है एक क्वेश्चन फिगर में एक डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको इन ए बी सी डी में से एक डायग्राम रखना है, जिससे कि ये आपका जो आंसर फिगर है, जो ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ये जो आपकी आकृति हो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। अब जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रखेंगे ये आपको सोचना है। तो यहां पर देखो, अगर हम सबसे पहले इसको रीड करें कि आकृति किस प्रकार से बनी है, जरा देखो भाई, यहां पे जो देखो ये दोनों आकृतियां हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैं। ये भी देखो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ये भी नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ। तो यहां पर भी आकृति इसी प्रकार से आएगी, बस उसका जो चेहरा है ना उसकी तरफ रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ए होगा क्या, आपने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं है, और वैसे भी ये जो आएगा वो वर्टिकल में आएगा, हॉरिजेंटल में तो आएगा ही नहीं। तो पहला तो आंसर होगा नहीं।
दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, केवल आंसर कौन सा हो सकता है? चौथा। तो यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि यहां पर भी जो आकृति आएगी वो आपकी हॉरिजेंटल आएगी, सॉरी वर्टिकल आएगी, हॉरिजेंटल बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप कौन सी आकृति रखेंगे? डी को रखेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।